हेलो, नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं राकेश कुमार आर के हिस्ट्री टिप्स यूट्यूब चैनल पे 11वीं कक्षा के इतिहास विषय से प्रारंभिक समाज के दूसरे चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो व्याख्यान है इसी से संबंधित है। तो देखेंगे आगे हम कि क्या इसमें शहरी जीवन का विकास कैसे हुआ और लेखन कला का विकास कैसे हुआ। इसके अंतर्गत हम लोग देख पाएंगे कि वह कहाँ से प्रारंभ हुआ और कैसे आगे उत्तरोत्तर पूरे विश्व आज हम लोग जो देख रहे हैं, नई भाषा, नई लिपि, नए शहरों का विकास कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं, अध्ययन करते हैं कि क्या इसके बारे में कैसे प्रारंभ हुआ। तो जब हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही लेखन कला का प्रारंभ हुआ और शहरी जीवन का आरंभ भी वहीं से हुआ। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया के भौगोलिक जो स्थिति थी उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद सिलसिलेवार जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, वह भौगोलिक स्थिति उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र थे, दक्षिण में मरुस्थल क्षेत्र थे और यह जो भूमि थी वह दो नदियों के बीच, जैसे मेसोपोटामिया जो शब्द आया है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोज और पोटाइमस। मैसोज का मतलब होता है मध्य और पोटाइमस का मतलब होता है नदी। तो यह जो नदी का जो मध्य भाग था वह बहुत ही अधिक सिंचित भूभाग था और इस भूभाग को मेसोपोटामिया कहा गया है और यह वर्तमान में इराक गणराज्य का यह एक हिस्सा है। तो वहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न हुई और सर्वप्रथम सिंचित भूमि रहने के कारण सभ्यता का विकास हुआ और जब सभ्यता का विकास हुआ तो वहाँ पे 6000 से 5000 ईस्वी पूर्व के बीच कृषि का उत्पादन प्रारंभ हुआ और प्रारंभ ही नहीं हुआ, वहाँ पर आवश्यकता से अधिक कृषि का उत्पादन संभव हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ और तीव्र होती चली गई और आर्थिक गतिविधियों के कारण ही तीव्र गति से भाषा का विकास हुआ और लेखन प्रणाली का विकास होता चला गया और जिसके कारण जो विकास गति थी वह तीव्र हो गई और शहरों का जो निर्माण था, शहरों की जो उत्पत्ति थी, प्रादुर्भाव जो हुए थे वह प्रारंभ हो गए। तो यह जो नदी का जो एक नदी दजला और दूसरा नदी फरात, यह दोनों नदियों के मध्य का जो भाग था वह मेसोपोटामिया सभ्यता के विकसित होने का कारण बना और इसी कारणवश आगे चल करके यहाँ के लेखन प्रणाली और शहरी जीवन का विकास हुआ। इस चैप्टर के अंतर्गत मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली का और शहरी जीवन का विकास कैसे हुआ उसके अंतर्गत अध्ययन कराया गया है वर्ग कक्षा 11 के बच्चों के लिए। और इसके अंतर्गत जो स्थिति बनी जिसके कारण अर्थव्यवस्थाएं और विस्तृत होती चली गई, आर्थिक गतिविधियां विकसित हुई। तो देखेंगे कि लिपि का कैसे विकास हुआ। जैसे ही पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता से अधिक कृषि का उत्पादन संभव हुआ तो वहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ तेज हो गई और जो खनिज संसाधन थे वहाँ उपलब्ध नहीं थे, वह दूसरे देशों के साथ मंगवाना पड़ता था, जिसके कारण व्यापार में लेन देन प्रारंभ हुआ और इसी कारणवश लिपि का आविष्कार हुआ। तो वहाँ पर जो मिट्टी के पट्टिकाएँ मिली हैं उससे यह पता चलता है कि किस तरह से लोग अपनी वस्तुओं के लेन देन के लिए, व्यापार के लिए लिपि का प्रयोग करते थे और लिपि को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लिपि जो पट्टिका था, पट्टिका पर जो लिपि उकेरित किया जाता था, तो लिपि क्या करता था कि गीली मिट्टी से एक पट्टिका का निर्माण करता था और उस पर बाँस के तिनके से उस पर लिखा जाता था जब वह गीला रहता था और उसे सुखा देने पर वह कठोर हो जाता था। तो जो भी लेन देन होता था वह गीली मिट्टी पर ही उकेर करके
किला अक्षर लिपि के द्वारा उस पर लिखा जाता था और लिखने के क्रम में उसमें जो लेन देन होती थी ये उसके बारे में लिखा जाता था और उसको सुखा करके पक्का बना दिया जाता था। वह एक सर्टिफिकेट के तौर पर हो जाता था, क्योंकि जो पट्टिकाएँ थी वह सूखने के बाद उस पर फिर दोबारा अक्षर का लिखावट नहीं हो सकता था, वह एक सर्टिफिकेट के तौर पर। और जब वह गैर जमानती या फिर उसकी आवश्यकता नहीं रहती थी तो उसको फेंक दिया जाता था। और वही जो फेंकी हुई जो पट्टिकाएँ हैं वह पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में उस समय के इतिहास लेखन में सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस तरह से वहाँ जो लिपि का आविष्कार हुआ, लेखन कला का आविष्कार हुआ। अब देखेंगे कि वहाँ के लोगों में जो साक्षरता की दर थी, वहाँ जो लिखने की जो अक्षर थे वह 1000 से भी अधिक थे, जिसके कारण सभी लोगों के पास सक्षम नहीं था कि वो पढ़ लिख लेते। तो इसके लिए एक दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता थी और वह दक्ष व्यक्ति लिपिक जो होते थे, जो इसको लिखने का और बहुत अच्छे तरीक़ों से गढ़ने का प्रयास करते थे। तो इस आधार पर वहाँ के पट्टिकाओं पर इसको उकेरा जाता था और इस तरह से वहाँ बना करके उसको सुरक्षित रखा जाता था और जब आवश्यकता नहीं रहती थी तो उसे फेंक दिया जाता था। अब देखते हैं कि शहरी जीवन का जो विकास कैसे हुआ। जैसे ही आर्थिक गतिविधि तेज हुई तो एक स्थान पर जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या दबाव के कारण या जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण वहाँ पे जैसे व्यापार का केंद्र था, तो व्यापार के लेन देन के लिए वहाँ अधिक व्यापारी आते थे। फिर राजकाज में जो भाग लेने वाले कर्मी थे, तो उन जगहों पर एक स्थान पर जब कस्बा पर या एक कस्बा पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लगा तो इस तरह से शहर का विकास हुआ और शहरों में सुख सुविधाओं का आदान प्रदान हुआ। जैसे पुरातात्विक खोज के दौरान जब वहाँ पर खुदाई हुई तो देखा गया कि कुछ के कब्रों में जो बहुमूल्य वस्तुएं थीं उसको भी दफनाया गया था। तो इससे पता चलता है कि जो विलासिता की जो वस्तुएं थी वह सभी लोगों के पास मौजूद नहीं थी, कॉमन सभी लोगों के पास उपलब्ध नहीं था। तो कुछ वस्तुएं ऐसे प्राप्त हुई है जिससे कि पता चलता है कि वह सभी के कब्रों में नहीं था, कुछ ही लोगों के कब्रों में था। तो इससे इतिहासकार पता लगाते हैं या इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि यह वस्तु बहुमूल्य रही होगी जो सबों के पास उपलब्ध नहीं हो सकती। इस तरह से हम देखते हैं कि शहरों का विकास कैसे संभव हुआ और शहर में दिन प्रतिदिन जो थी विलासिता की जो वस्तुएं थी वह दूसरे जगहों से मंगाया जाने लगा, जिसके कारण व्यापार बढ़े और व्यापार बढ़ने के कारण एक शहर का विकास हुआ और इस तरह से शहरों का विकास होता गया। शहर के विकास में 3 भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती है। एक है मंदिर का, और दूसरा राजा के आवास स्थल का, और तीसरा व्यापार केंद्र का। तो जहाँ वहाँ पर मंदिरों के आसपास भी शहरों का विकास तीव्र गति से हुआ। वहाँ जो चंद्र के देवता थे उर और प्रेम और युद्ध की देवी जो कहलाती थी इन्नान, वहाँ पे मंदिर का स्थापना किया गया। उसके आसपास जो भी वस्तुएं थी जो देवी देवताओं में विश्वास किया जाता था, उस स्थिति में उन्होंने वहाँ पर कुछ लोग और अधिक संख्या में लोग रहने लगे। तो उस तरह से धीरे धीरे मंदिरों के पास शहरों का निर्माण हुआ। उसी तरह से राजा के आवास के आसपास राज्यकर्मी जो थे या फिर जो उनके सुख सुविधाओं वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले लोग थे वहाँ पर रहने लगे और धीरे धीरे उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बढ़ा। तो इस आधार पर राजा के निवास स्थल के पास भी शहर बढ़े। और व्यापार केंद्र जहाँ पर वस्तुओं का लेन देन एक जगह से दूसरे जगह लाने का जो स्थान था एक जगह केंद्रित किया गया और वहाँ पर उसकी खरीद बिक्री प्रारंभ हुई और उस आधार पर वहाँ की जनसंख्या घनत्व बढ़ी। तो उस जनसंख्या के कारण ही वहाँ पर शहरों का विकास हुआ। तो हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत 11वीं कक्षा के द्वितीय जो चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में, यह मेसोपोटामिया से संबंधित सभ्यताओं के बारे में जिक्र किया गया है और इस आधार पर शहरों का और लेखन कला का विकास हुआ, जिसमें देखेंगे कि सुमेरियन, अक्कादी, अरमाइक और हिब्रू भाषा का विकास क्रमशः होता गया। सबसे पहले सुमेरियन भाषा का आविष्कार हुआ या उसका प्रयोग होने लगा, उसके बाद अक्कादी भाषा का, उसके बाद
अरमाइक भाषा का और सबसे बाद में हिब्रू भाषा का, जो आज भी इराक या ईरान के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। और जो मेसोपोटामिया का जो आज का जो वर्तमान स्थिति है वह इराक गणराज्य का वह एक हिस्सा है। और इस तरह से हम देखें तो भाषा का विकास हुआ और फिर धीरे धीरे जाकर के शहरी जीवन का भी विकास इसी तीव्र गति से होता गया। इस लेक्चर या व्याख्यान के दौरान हमने आपको समझाने का प्रयास किया गया। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो आपको एक डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे कॉर्नर में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसको जब आप छुएंगे या क्लिक करेंगे तो वहाँ पर खुलेगा, उसमें एक ब्लू कलर का लिंक आएगा, उसको जब आप दबाएंगे तो उसमें नोट्स का PDF डाला हुआ है। उस नोट्स के PDF के द्वारा आप पूरी जो आप इस चैप्टर के अंदर जो विषय वस्तु दिए गए हैं उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं और डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।